नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश वोरा। दोस्तों, आज हम एक बड़ा अलग किस्म का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जो सोशल मीडिया पे आपको शायद कभी भी नज़र नहीं आएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस दुनिया के जो मॉडर्न साहूकार लोग हैं, वो कैसे आपका खून चूसते हैं। दरअसल पुरानी कहानियाँ हमने बहुत पढ़ी हैं साहूकारों के बारे में कि कैसे वो पैसा देकर दूसरों को गुलाम बना लेते थे। उनके ऊपर शर्तें लगाते थे, जिसको कंडीशंस कहा जाता है। और एक किस्म से कहा जाए तो फिर पीढ़ियाँ और पीढ़ियाँ और पीढ़ियाँ सब जिनसे लोन लिया जाता था साहूकारों से, उनकी गुलामी के अंदर वो ज़िंदगी गुज़ारती थी। देश आज़ाद हुए, पर साहूकारी नहीं गई। नया ज़माना आया, नए साहूकार आ गए, नया रंग रूप लेकर आ गए। और फिर तौर तरीके वही, वसूली के तरीके वही, खून चूसने के तरीके वही, गुलाम बनाने के तरीके वही। कहते हैं कि इतिहास के पन्ने पलटो तो कुछ चीजें आपको कभी भी बदलती हुई नजर नहीं आती हैं, वही की वही रहती हैं। सिर्फ चेहरे मोहरे बदल जाते हैं, लेकिन चरित्र वही रहता है। मॉडर्न जमाना आया तो जहां लोग साहूकारों से लोन लेते थे, इस मॉडर्न जमाने में जो कोई अमीर मुल्क थे, उनकी कहानी भी देखा जाए तो एक किस्म से कोर्शन की, टॉर्चर की, दूसरों को गुलाम बनाने की कहानी है। अमेरिका में आज जो आप धनी लोग देखते हैं या एक धनी यूरोप देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उन लोगों के धनी होने के पीछे एक्चुअली सारी कहानी वो है कि कैसे गोरों ने पूरी दुनिया को लूटा। लैटिन अमेरिका हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, कैसे उन देशों को और कई देशों को सैकड़ों सालों तक गुलाम बनाया और वहां से दौलत लूट कर यूरोप में ले गए। उपनिवेशवाद कहा जाए या कॉलोनियलिज्म कहा जाए, जो भी शब्द आप कहना चाहें, ब्रिटिश दौलत को देखो या फ्रेंच दौलत को देखो, पुर्तगीज को देखो या स्पेनिश को देखो, उसके पीछे दर्दनाक कहानियां अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया से निकली हैं कि कैसे उन देशों की दौलत को लूट कर ये अपने घर में ले गए और अपने महल बनाते रहे। अपने आप को डेवलप्ड वर्ल्ड का, विकसित विश्व का सरदार बताते रहे और उसके सहारे फिर कुछ ऐसे नए साधन पैदा किए जिसके द्वारा कि ये दुनिया का और ज्यादा खून चूस सके। सही बात है, जिनके पास पैसा होता है ना, वही साहूकार बनते हैं, गरीब साहूकार नहीं बनता है। अब जबकि थोड़ा बहुत एक्सप्लॉयटेशन एशिया में कम हुआ, तो यूरोपियन देशों में जो उनकी व्यवस्थाएं थी उनमें दरारें पड़ने शुरू हुई, क्योंकि लूट का पैसा कम आना शुरू हुआ। लेकिन अफ्रीका के कई देशों में अभी भी उनके किंगडम बरकरार है और वहां से पैसा लगातार आता है। कोई फ्रांस के अंडर में, कोई ब्रिटिश के अंडर में, कोई किसके अंडर, साउथ अफ्रीका हो या कॉन्गो हो या कई और देश, लूटपाट की वो कहानियां आज भी जारी है। आधा या आधे से ज्यादा अफ्रीका में लूटपाट की कहानियां आज भी जारी हैं, बंद नहीं हुई है और किसी को कोई शर्म नहीं है, मैं आपको बताऊं।
दुनिया के जितने मिनरल्स हैं कहाँ से आते हैं? अमीरों के गले में जड़े हुए हीरे कहाँ से आते हैं? सब अफ्रीका से ही आते हैं। एक से एक बेहतरीन जो मिनरल्स दुनिया के जो वेल्थ है कहाँ से आती है? अफ्रीका से आती है। सही बात है। कौड़ियों के भाव लाकर रिफाइन करके और फिर उसको सोने के भाव बेचना, ये कला यूरोपियंस और अमेरिकन्स को बहुत अच्छे ढंग से आती है। अमेरिकन भी तो वही है ना बेसिकली जो ब्रिटेन से निकले थे, वहीं से लोग गए। दरअसल क्या है ना कि वो जो स्लेवरी, गुलाम बनाने की परंपराएं कभी बंद नहीं हुई। नए-नए तरीके खोजे गए कि अब कैसे देशों को गुलाम बनाया जाए और उसके लिए एक नए सिस्टम लागू किए गए। लागू किए गए कुछ नए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, सच कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, एआईआईबी और चंद और। मकसद ये था कि जितने भी अमीर मुल्क हैं और उनका जो पैसा है, उस पैसे के ऊपर और पैसा कैसे कमाया जाए और कैसे मुल्कों को साफ-सुथरे तरीके से भी गुलाम बनाया जा सकता है, यही कहानी है सारी की सारी। इसे आप मॉडर्न डे स्लेवरी भी कह सकते हैं। दरअसल गोरे लोगों का जो मकसद है, ये उसको सर्व करता है कि ब्राउन्स को और काले लोगों को कैसे गुलाम बनाकर रखा जाए। कैसे वो सब गुलामी की कंडीशंस को फिर से पैदा किया जाए, वो कोर्शन, वो टॉर्चर फिर से पैदा किया जाए, जिसके अंदर वो ब्राउन कलर के लोग जैसे हिंदुस्तानी या साउथ एशियन या श्वेत अफ्रीका वाले, उनका दोहन और शोषण कैसे जारी रखा जाए। सब कुछ उनसे छीन लेने के बाद फिर उनसे कहा जाता है कि हम तुमको खाने को रोटी देंगे, तुम्हारी दवाई के पैसे देंगे, तुम्हारे लिए स्कूल खोलेंगे, तुम्हें पीने का साफ पानी देंगे, तुम्हें रहने को एक घर भी देंगे। लेकिन इन सब के पीछे एक एस्टेरिस्क कंडीशन सप्लाई जुड़ा रहता है। तुम पढ़ाओगे, स्कूल खोलोगे, लेकिन वो पढ़ाओगे जो हम आपसे कहेंगे। पीने का पानी आप वो पियोगे जो हम आपसे कहेंगे। बीमार होगे तो दवाइयां वो इस्तेमाल करोगे जो हम आपसे कहेंगे, जो हमारी फैक्ट्री में बनी हुई है। हर चीज में कंडीशंस है, हर चीज में। हमने अगर आपको लोन दे दिया तो आपका बजट हम बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे। बसों का किराया कितना होगा वो हम तय करेंगे, आप नहीं करोगे। बिजली का कितना रेंट लेना है वो हम तय करेंगे, आप नहीं करोगे। पानी के चार्जेस क्या हैं ये आप नहीं हम तय करेंगे। ट्रांसपोर्ट में, बसों में, मेट्रो में, ट्रेन में किराया कितना होगा वो आप तय नहीं करोगे, हम तय करेंगे। हम बताएंगे डेवलपमेंट का बजट में कितने पैसे रखने हैं, रीपेमेंट में कितने पैसे रखने हैं और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नाम पर, यानी कि सुधार के नाम पर और हथकड़ियां और बेड़ियां जकड़ दी जाती हैं लोगों के या देशों के हाथों में। विकास को रोक दिया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि ये लोग बदहाल रहें, गुर्बत पे रहें, गरीबी में रहें और हमेशा उनके हाथ में कटोरा हो। ये सबसे पहले किया जाता है कि उनके हाथ का कटोरा खत्म नहीं होना चाहिए। हर हाल में वो सब तुम्हारे सामने कटोरा लेके आए कि हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। हमारी हालत बहुत खराब है। आप कुछ और पैसे उस कटोरे में डाल देते हो और उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई और टफ हो जाता है। सारे के सारे सिस्टम्स को ये लोग रिफॉर्म नहीं करते, डैमेज करते हैं। कितना डैमेज किया जा सकता है उतना। ये तुमको स्कॉलरशिप देंगे, हम तुमको विदेशों में पढ़ने के लिए भेजेंगे, लेकिन पढ़ाई वो करवाएंगे
जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता है, जो गोरों के इंटरेस्ट को सूट करेगा। ये चाहेंगे कि इनइक्वालिटी बढ़े और अगर कालों के अंदर भी या ब्राउन के अंदर कोई ऐसे आदमी पैदा हो गए जिनका दिमाग बहुत तेज है, तो उसके दिमाग का उपयोग ये गोरे करेंगे कौड़ियाँ फेंक के। तो असमानता पैदा करना ही उनका पहला उद्देश्य बन जाता है। जब ये लोन देते हैं तो ये भी कहते हैं साथ में कि आपको यहाँ पर जो तनख्वाहें दी जा रही हैं, ये तनख्वाहें बहुत ज़्यादा है, फ्रीज़ कर दो, इससे ज़्यादा इनको नहीं देना है। उनको बोलो लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। और साथ में कहा जाता है अपनी करेंसी को भी डाउनग्रेड करो। अगर $1 में 150 कोई भी करेंसी आती है, 200 कर दो उसको। करेंसी डाउनग्रेड करो। हम तुमको डाउनग्रेड कर देंगे, तुमको रेटिंग हम देंगे। भले उनकी खुद की जंक रेटिंग हो लेकिन ट्रिपल ए लेके बैठते हैं। भले वो खुद डेट ट्रैप में होंगे अमेरिका जैसे देश, लेकिन वो अपने आप को डेट ट्रैप में नहीं कहेंगे। इनको कहेंगे डेट ट्रैप में हो तुम, तुम्हारी रेटिंग कम कर देंगे, तुम्हें कोई लोन नहीं दे सकता, तुम्हें कोई सहायता नहीं मिल सकती। यही तो होता है ना, यही तो आईएमएफ करता आया है और एक क्रिटिसिज्म थोड़ी है। यही तो वर्ल्ड बैंक भी करता आया है, यही तो एडीबी करता आया है और आईएमएफ तो इन सब का सरदार है ना। और जब आप डेट क्राइसिस में आ जाते हो, जब आप डेट क्राइसिस में आते हो, आपकी करेंसी कमजोर हो जाती है, आपकी रेटिंग डाउन हो जाती है, आपके वेज बिल फ्रीज हो जाते हैं और आपके हाथ में कटोरा होता है और आप और ज्यादा गरीब हो जाते हैं, तो आप रीपेमेंट नहीं कर पाते। जब आप रीपेमेंट नहीं करते क्योंकि करेंसी वीक होगी, तो जो भी आप कमाएंगे वो सब उनको दे देंगे, जो जो कमाते जाएंगे। जैसे पुराने जमाने में कहता था लाला फसल तो अच्छी हुई है, लेकिन कहता हाँ बेटा, वो मदर इंडिया फिल्म देखी होगी आपने, 1/3 तू रख ले और 2/3 फसल मुझे दे दे। बस यही होता है। और वहां पे करेंसी को डाउनग्रेड करके उसके बदले में इतना कुछ उनका माल ले लिया जाता है कि उनको लगता है कि मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, सब कुछ तो ये छीन के ले गए हैं, सब कुछ तो लाला लेके चला गया मेरे पास। ये लाला कौन है आज की डेट में? अमेरिका है और बाकी कुछ और देश। आपको डेट क्राइसिस में धकेल दिया जाता है। 50 से अधिक देश डेट ट्रैप पे है, डेट ट्रैप, डेट क्राइसिस में, पैसे नहीं है देने के वापस। बांग्लादेश क्राइसिस में है, पाकिस्तान डीप क्राइसिस में है, मालदीव क्राइसिस में है, श्रीलंका क्राइसिस में है, नेपाल का भी क्राइसिस है, पैसे नहीं है। ये तो मैंने साउथ एशिया की कंट्री गिना दी। अफ्रीका में तो ना जाने कितने हैं, एशिया में भी कुछ हैं, लैटिन अमेरिका में भी हैं, अर्जेंटीना और बाकी है। कॉन्टिन्यूस डेट ट्रैप है, यानी कि इंस्टॉलमेंट देने के पैसे नहीं है। फिर ये मसीहा, जो डेवलप्ड वर्ल्ड के मसीहा ये निकल के फिर से आते हैं कि हम तुम्हारे डेट को, तुम्हारे कर्जे को रीस्ट्रक्चर करेंगे। नाम कितने सुंदर सुंदर दिए होते हैं, रीस्ट्रक्चर करेंगे, यानी कि तुम इसको अब 20 साल में नहीं, तुम 25 साल के अंदर वापस करोगे। अब हम तुम्हारी 5 साल और बढ़ा देते हैं। पता लग रहा है कि वसूली जो 20 साल होनी थी, अब 25 साल वसूली होगी या 30 साल वसूली होगी। एक्चुअली वसूली कभी खत्म ही नहीं होती, देखा जाए तो ये चलती रहती है। और जब इंसान एक बार को बड़ा लोन ले लेता है और चुका नहीं पाता, तो फिर उसको चुकाने के लिए एक और लोन, उसको चुकाने के लिए एक और लोन, उसको चुकाने के लिए एक और लोन। और आप आईएमएफ के या बाकी इस किस्म की लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां से आप जीवन में फिर कभी नहीं निकल पाते। इनका पहला उद्देश्य ये होता है कि आपके हाथ से कटोरा जाना नहीं चाहिए। हमेशा आपके हाथ में कटोरा होना चाहिए और ऐसी पॉलिसी हो कि आप कभी अमीर ना बन पाओ। आप कभी भी अमीर ना बन पाओ। आप कभी उस स्टेज पे ना आ जाओ जहां पे आपको लगे कि आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है और फिर ये आपसे भीख मंगवाते हैं। अगर आज आपने एप्लीकेशन मूव की कि मुझे आईएमएफ से लोन चाहिए, तो 1 से 1.5 साल लेंगे, नीति के अनुसार 2 साल। ये नीतियाँ बनाई जाती जानबूझ के, पैसा नहीं दूँगा तुमको, टाइम लगेगा, तुम मरो तब तक। और ये लोग मरते हैं उसके बाद। और फिर 1 डेढ़ साल बाद फिर बहाने करके कहेंगे ठीक है, तुमको 3 बिलियन डॉलर चाहिए,
मैं तुमको एक काम करूँगा, पहले 800 मिलियन दूँगा, फिर 400 मिलियन दूँगा, फिर 600 मिलियन दूँगा। मैं तुमको 5 किश्तों में पैसे दूँगा ये। आपकी ज़रूरत 3 बिलियन डॉलर की होती है, लेकिन आपको मिलता है पीनट। यानी कि आपको प्यास लगी है कि आप पूरी 1 लीटर की बोतल पी जाएँ पानी की, लेकिन आपको पानी दिया जाता है 100 मिलीलीटर की, इतने से काम चलाओ अभी, और पानी नहीं मिलेगा। ये तरसाते हैं दूसरों को। ये उनको मरने के लिए मजबूर करते हैं। ये उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि तुम हमारी दया पर निर्भर हो। हमारी दया खत्म हो जाएगी, तुम मर जाओगे। और सारी कोर्सी पॉलिसी उसके बाद जो लाला जी और साहूकार अपनाते थे ना पैसे लेने के लिए, वो मदर इंडिया टाइप का, कि फसल हुई है, 2/3 लाला लेके चला जाएगा, साहूकार लेके चला जाएगा, तुम्हारे पल्ले क्या पड़ेगा मेहनत करके? श्वेत हो या फिर ब्राउन, ये मेहनत करते-करते मर जाएँगे। और भारत की गुलामी की स्टोरीज़ आपको पता है, अफ्रीका की गुलामी की स्टोरीज़ आपको पता है। और फिर कहेंगे तुमको गारंटीड रीपेमेंट करनी है। कहाँ से करते हो? अपने घर की गाय-बैल बेचते हो, सोना बेचते हो, चांदी बेचते हो, मकान बेचते हो, मुझे रीपेमेंट करके दोगे आप। और साथ में देशों की बजट मेकिंग। बजट तुम नहीं बनाओगे, मैं बनाऊँगा। जैसे अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान से आईएमएफ की टीम वापस गई है। क्या किया उन्होंने बैठ के वहाँ पे? पाकिस्तान का बजट बनाया है। ये बजट है, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। ये कौन तय करता है सब कुछ? ये तय करता है आईएमएफ, लाला जी, साहूकार। यही कहानी है इस दुनिया की। और मैं आपको बताऊँगा आज कि ये लोग कैसे 100 से अधिक मुल्कों को गुलाम बनाते हैं। 100 क्यों बल्कि 150 मुल्कों को गुलाम बनाते हैं अप्रॉक्सिमेटली, और हमेशा उनको गुलाम बना के रखते हैं। कभी भी उनको मध्यम जो श्रेणी होती है, जहाँ पे थोड़े बहुत डेवलप हो जाए, उससे ऊपर नहीं आने देते। हमेशा ऐसे बोझ डालते रहेंगे, ऐसी पॉलिसी बनाते रहेंगे, ऐसी नीतियाँ बनाते रहेंगे कि वो उसमें दब कर मर जाएँ। चाहे उनके सामने ये देश चाइना के रूप में हो या इंडिया के रूप में हो। ये नहीं चाहेंगे कि समृद्ध होकर ऊपर आए, क्योंकि उनकी जो गोरों की जो समृद्धि है, उसको खतरा पैदा होता है। इसलिए जापान को भी नहीं चाहते थे, फिर बाद में कोरिया को भी अमीर नहीं चाहते, अब कोरिया अमीर बने या चाइना अमीर बने। ये नहीं चाहते कि और अमीर आएँ, ये सिर्फ वही रहें। लेकिन फिर भी कुछ देश तो ऊपर आए हैं अल्टीमेटली। आप उनको रोक तो नहीं पाए ना। ये डरते हैं हमसे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी तक तो हम साहूकार थे, कल को ये साहूकार बन गए तब हमारा क्या होगा? हमारी इनकम कहाँ जाएगी? हम किसका खून चूसेंगे यार? खून चूसने के लिए कोई चाहिए ना। कल तक हम इनका खून चूसते थे, अब ये लोगों का खून चूसेंगे, तो हमारे हमारे पल्ले कहाँ से लोग आएँगे? लोग तो उतने ही है ना, देश तो दूसरे ही है ना। ये सारी कहानी है खून चूसने की, लीचेस। लेकिन शायद यही एक सिस्टम रह गया जिसके द्वारा आप दुनिया पे राज करते हो। जो भी ज़रा-सा पावरफुल होता है ना, हम ये नहीं कहते कि आप लोगों को खून चूसो, लेकिन अल्टीमेटली आप भी उसके जैसे बन जाते हैं, बात है। अगर आप हार्वर्ड में पढ़ने जाओगे ना, तो 2 साल पढ़ के निकलोगे ना, 1 साल पढ़ के निकलोगे, आपकी थिंकिंग भी उनके जैसी हो जाएगी। इन लोगों ने ऐसे-ऐसे एजुकेशन सिस्टम वेस्ट में डेवलप किए कि अगर आप उसमें एक बार चले गए, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। वो भी ट्रैप है, मैं आपको बताऊँ। अब क्या कहा जाए? मुझे लगता है कि आज इन मॉडर्न डे साहूकारों की बैलेंस शीट देखी जाए कि इनके पास जो दौलत है, उस दौलत का उपयोग कैसे करते हैं। भारत ना जाने सदियों से कब से आईएमएफ के लोन लेता आया। अब तो खैर 20-25 सालों से नहीं लेता, ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा पैसा है हमारे पास। तो अब वो कंडीशंस अप्लाई नहीं हो पाती कि भारत को गुलाम रखा जाए। तो भारत की जो आईएमएफ के पास जो पहले जाना पड़ता था, बार-बार लोन लेना पड़ता था, रुलाते थे भारत को भी। वैसे ही जैसे अब बांग्लादेश को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को रुलाते हैं, या नाइजीरिया या कई और देश हैं जो कि अफ्रीका के, उनको रुलाते हैं, वैसे ही। चलिए, ये जो मॉडर्न डे साहूकार हैं, जिसमें आईएमएफ भी है, वर्ल्ड बैंक और एडीबी भी हैं, कि जब ये आपको कहते हैं कि प्रोजेक्ट लगाओ अपने देश के अंदर, तो हम आपको पैसे देंगे, तो फिर उसकी वसूली कैसे की जाती है? साहूकार तो साहूकार ही है ना। और आप देखोगे
इनके ऊपर किन लोगों का है? चंद लोगों का राज है। चलिए आज वो थोड़ी-सी जर्नी की आपको जानकारी देते हैं आज। भारत को क्या करना चाहिए? हमारा आइडिया यही है कि इंडिया शुड आल्सो फ्लोट ए बैंक लाइक वर्ल्ड बैंक। क्या हमारी उतनी काबिलियत है? बिल्कुल है। आज हम उस दशा में पहुँच गए कि एक बैंक फ्लोट कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। यही तो वेस्ट नहीं चाहता, यही तो गोरे नहीं चाहते। वो जो पूरी दुनिया को लोन देते हैं, वो जो देशों को लोन देते हैं, वही दुनिया पे रूल करते हैं। कंपनियों को लोन देने वाले बहुत हैं, लेकिन जो देशों को लोन देते हैं ना, पैसा देते हैं, वो दुनिया पे राज करते हैं। तभी तो कहानी वर्ल्ड बैंक, एडीबी और आईएमएफ की वही है ना, क्योंकि ये देशों को लोन देते हैं। Lending can be for specific projects like World Bank does it, or it can be on the IMF line for balance of payments. अब ये 2 चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे। बैंक कहेगा आपके एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है, मैं उसके लिए $5 बिलियन देता हूँ, या $2 बिलियन देता हूँ, या $500 मिलियन देता हूँ और आपको 10 साल में ये आपको दिया जाएगा $500 करके, ताकि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव कर सको। या प्राइमरी हेल्थ सेंटर को खोलने में मैं आपकी मदद करूँगा और फिर साथ में शर्तें आ जाती हैं इनकी। एजुकेशन है तो एजुकेशन किस ढंग से होगी, उस एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके सिस्टम्स क्या होंगे, वो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगा। प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट करेगा, उसके सुपरवाइजर खड़े रहेंगे जो देखेंगे भैया कैसे पैसा मेरा डाइवर्ट तो नहीं हो रहा कहीं। कंडीशंस लगा देते हैं। तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जो लोन होते हैं, वो लोन जैसे कि वर्ल्ड बैंक भी देता है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देता है, एआईआईबी भी देता है, या फिर आईएमएफ। दुनिया का ऐसे बहुत कम बैंक है, सबसे बड़ा तो आईएमएफ ही है उसमें से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए लोन देता है। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रोजेक्ट से अलग कैसे है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जैसे कि किसी देश को, एबीसी को, एक साल में $15 बिलियन का उसका इंपोर्ट होता है, लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ $10 बिलियन का है। अगर रेमिटेंसेस भी आते होंगे मिला के तो बाकी फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग है तो $11 बिलियन हो गया, लेकिन इंपोर्ट $15 बिलियन का है, तो $4 बिलियन कहां से लाएगा वो? सोचिए कहां से लाएगा वो? उसके लिए आईएमएफ है। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट बच गई है, जो मुझे इंपोर्ट तो करना है। बड़े देश ये तो कहेंगे हमसे इंपोर्ट तो करो, लेकिन पैसे दो। पैसे नहीं है, एक काम करते हैं, हम आईएमएफ को बोलेंगे तुमको पैसे देंगे। तो आईएमएफ से पैसों का बंदोबस्त किया जाता है। बस यहां से वो सारी शर्तें, कंडीशन अप्लाई, कोर्शन, टॉर्चर, स्लेवरी, बस यहीं से निकल के आती है। फिर बजट तक ये बना देते हैं उसके बाद। फिर तो आपके हाथ में कुछ रहता ही नहीं ना। फिर तो ऐसा लगता है कि आप कंट्री में नाम के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सच में प्रधानमंत्री तो वो है जिसका नाम आईएमएफ है साहब। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए आईएमएफ देता है, और यही सबसे बड़ा साहूकार है दुनिया का। आईएमएफ सबसे बड़ा साहूकार है। तो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है किसके? अमेरिका के। तो सबसे बड़ा गोरों का साहूकार कौन? वो लाला कौन है? अमेरिका। चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा लैंडिंग बैंक्स ऑफ वर्ल्ड हु लैंड मनी टू नेशंस, ये वो देश हैं जो अपने बैंक खोलते हैं और देशों को लोन देते हैं, कंपनी को नहीं। पहला वर्ल्ड बैंक, अमेरिका के द्वारा कंट्रोल, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, मिडिल इनकम नेशन के लिए। ये अमीर लोगों को लोन नहीं देते, ये मध्यम वर्गीय जो देश हैं या गरीब विकासशील देश हैं उनको ही लोन देते हैं। सारे लोन उन्हीं को दिए जाते हैं, जो गरीब मुल्क हैं या मध्यम वर्गीय जो देश है उनको। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये भी गरीब मुल्कों या इंडिया जैसे मुल्कों को, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, विकसित जो विकासशील देश हैं। एडीबी कंट्रोल्ड बाय जापान,
स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए एशिया और पैसिफिक में लोन देते हैं। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, चाइना के द्वारा कंट्रोल्ड, 30% शेयर उसके पास करीब-करीब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। IFC, वर्ल्ड बैंक की ये ब्रांच है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी देशों के अंदर प्राइवेट सेक्टर को लोन देती है, फाइनेंस करती है, लेकिन गारंटर देश बन जाता है इसका। यानी कि वो कंपनी को किसी को दिया प्रोजेक्ट के लिए, तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो IFC को वापस करेंगे पैसे। देश की जिम्मेदारी है कि वो पैसे को वापस करवाने का बंदोबस्त करेंगे। IBRD, इससे दूसरे नाम से एक तरह से कहा जाए तो वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, इसको भी एक ब्रांच के रूप में लिया जाता है। ये भी लो इनकम कंट्रीज के लिए। IDA, ये भी अमेरिका का वर्ल्ड बैंक का ही है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, लोन्स टू वेरी पुअर नेशंस कंट्रोल्ड बाय यूएसए, लो इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फ्री। NBD, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स कंट्री के द्वारा स्थापित किया गया है। यहां पर कुछ और भी ऐसे बैंक्स हैं दुनिया में इस किस्म के जो कि लोन्स देते हैं, लेकिन वो लिमिटेड उनकी कैपेसिटी है बहुत। जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स का है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, कैरिबियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरेशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, ये भी ठीक ठाक सही है। इनके कैपिटल और शेयर होल्डिंग को भी देखना जरूरी है, जो मेजर बैंक्स हैं। IMF, सबसे ज्यादा मेंबर इनके हैं, 191 देश इसके सदस्य हैं, यानी कि उन 191 देशों को लोन मिल सकता है, जो भी सदस्य है लोन मिल सकता है। लेकिन अधिकतर जो इसमें कई ऐसे गोरे देश भी हैं जो अमीर भी हैं, वो डोनर कंट्रीज हैं। इसकी कुल वेल्थ अब तक जो लोन वगैरह दिए हैं करीब करीब काफी ज्यादा है, और 695 SDR, या इसको कहा जाए अप्रोक्सीमेटली $700 बिलियन के आसपास, या $650 बिलियन के आसपास ये लोन दे सकते हैं लोगों को कुल मिला के। इंडिया का शेयर इसमें 2.7% है जो डोनर के तौर पर। यूएस से सबसे बड़ा इसमें डोनर है 17.5%, तो उसी की तूती बोलती है, बैंक भी उसी का है। चाइना की करीब करीब 6% इसमें शेयर होल्डिंग है, और जापान की 6.5। इसका मतलब ये देश जो कि इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना, जापान, ये IMF से कभी लोन नहीं लेते हैं, क्योंकि इनके पास काफी पैसा है, काफी फॉरेन एक्सचेंज है। वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर्स नेशंस हैं। यहां भी गरीब जो मुल्क हैं या विकासशील जो मुल्क है उनको लोन दिया जाता है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। ये नंबर 2 पे आता है, लगभग $318 बिलियन की इसकी सब्सक्राइब कैपिटल है। यहां भी यूएसए का शेयर करीब 16.5% है। तो जहां IMF के अंदर 17.5% या 16.5% है, और इसमें बाकी फिर कंट्री है, जापान है, चाइना है, बाकी लोग भी हैं। और ब्रांचेस वही हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, मीगा है, इसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। ये वर्ल्ड बैंक के सारे अंग हैं एक्चुअली। ये वर्ल्ड बैंक की शेयर होल्डिंग है जो काफी बारीक है। मैं यहाँ पर अब याद नहीं पढ़ के बताऊंगा, आप कभी बीच में उसको एक्सपेंड करके पढ़ लीजिएगा कि टोटल शेयर कितने हैं और किस किस के पास कितने शेयर है। टॉप 10 की मैंने यहाँ गिनती दी है। एशियन डेवलपमेंट, ये तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है IMF और वर्ल्ड बैंक के बाद में। ये एशिया और पैसिफिक को केटर करता है, 69 नेशंस एज मेंबर है। जापान इसको कंट्रोल करता है, 15.67% इसकी हिस्सेदारी है। टोटल कैपिटल इसकी $165 बिलियन है। यूनाइटेड स्टेट्स यहां भी ये अंदर आता है, 15.5। चाइना 6.4%, इंडिया 5.8%, और ऑस्ट्रेलिया 5.8%, ये हिस्सेदार है। जापान इसमें मेजर लोन देने वाला है, अमेरिका लोन देने वाला है, लेकिन बाकी जो देश हैं, कई इंडिया जैसे देश हैं, वो एडीबी से लोन लेते हैं एक्चुअली। ये प्रोजेक्ट्स बेस्ड होते हैं, और एडीबी भी कहता है इंडिया से लोन लो भैया, क्योंकि आपसे पैसा वापस आ जाएगा। ये सबसे पहली बात होती है यहाँ पर कि ये लोग भी प्रोजेक्ट बेस्ड जो लोन दिए जाते हैं उनको दिए जाते हैं जहां से लगे यार कुछ पैसा वापस तो आएगा ना, कम से कम हमारा मर तो नहीं जाएगा। तो इंडिया उनमें से है जो लोन तो लेता है लेकिन वापस टाइम पर करता है, क्योंकि कैपेसिटी काफी है। लेकिन IMF का लोन कभी नहीं लेता, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जहां पे कंडीशंस बहुत ज्यादा आती है। क्योंकि इंडिया इस मामले में, फॉरेन करेंसी के मामले में, काफी अमीर देश है, $680 बिलियन का भंडार है। तो इंडिया के ऊपर उतनी कंडीशंस इनकी नहीं आती, बल्कि ये खुद आएंगे। कई बार वर्ल्ड बैंक आता है, कई बार एडीबी आएंगे कि भाई हमसे पैसे ले लो, आप प्रोजेक्ट कर लो। तो इंडिया कहेगा मुझे तुम्हारी कंडीशन, कितनी कंडीशंस कुछ नहीं है, हाँ इतने टाइम में प्रोजेक्ट पूरा कर लो, इतना काफी है, थोड़ा बहुत हम सुपरवाइज कर लेंगे, बाकी हम कोई आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा रहे। क्योंकि
जो बड़ा होता है, जो अमीर होता है ना, उसके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगा पाते, क्योंकि वो कंडीशन मानते नहीं ना। जब कंडीशन मानोगे नहीं तो फिर नेचुरली फिर आपकी भी चल जाती है उसमें। लेकिन बैंक तो चलाना है ना अल्टीमेटली। तो कोई तो किसी तो पैसा दोगे ना जहाँ से वापस आएगा थोड़ा बहुत। इसके बाद आता है एआईआईबी। 109 देश जो है इसके मेंबर है और $100 बिलियन की इसकी कैपिटल है। ये चाइना कंट्रोल्ड बैंक है। करीब करीब 26 और 30% के बीच में उसकी, या वोटिंग राइट तो 26.5% है, लेकिन उसका जो शेयर होल्डिंग है करीब करीब 30% के आसपास है। इंडिया का करीब करीब 7.5%, रशिया 5.9% और जर्मनी 4.1% है। ये पूरी दुनिया का उसमें आ जाता है। तो ये चाइना के द्वारा कंट्रोल्ड है। चाइना की बहुत इच्छा थी कि मेरे पास भी एक मेरा बैंक होना चाहिए, मैं भी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता हूँ। हालांकि चाइना वैसे भी काफी लोन देता है, अदरवाइज भी एज ए नेशन भी। लेकिन अब आप अपने आप को एज ए इंस्टीट्यूशन जब स्थापित करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा होती है कि मेरा अपना बैंक हो, वर्ल्ड बैंक जैसा, ताकि दुनिया मेरे कदमों के अंदर भी आए। इसलिए बैंक आया। हालांकि इंडिया भी काफी बड़ा हिस्सेदार है, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका के बाद और जापान के बाद, जापान का एडीबी, ये तीसरा साहूकार निकल के आता है। यानी कि अमेरिका, उसके बाद जापान और उसके बाद चाइना, ये साहूकार नंबर 3 यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बड़ा क्लियर है। इस दुनिया पे राज कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए सबसे बड़ा साहूकार तो वही है ना दुनिया का, और सबसे क्रूअल भी वही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एआईआई, एआईए, एआईएफ, एआई सॉरी एआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है चाइना का। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? यूएस से। एडीबी को कौन कंट्रोल करता है? जापान एंड यूएस से। एआईबी को कौन कंट्रोल करता है? चाइना। तो दुनिया में मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 बड़े साहूकार हैं। हालांकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अंदर जो यूरोपियन कंट्री है वो भी बड़े कंट्रीब्यूटर है, मैं आपको बताऊं। तो गोरे हैं ना सारे के सारे, तो वो भी काफी कंट्रोल करते हैं उसको, लेकिन मुख्यतः अमेरिका कंट्रोल करता है। किसको लोन देना है, नहीं देना है, ये कंडीशन अमेरिका लगाता है। जैसे आईएमएफ का लोन अभी पाकिस्तान को दिया, इंडिया ने विरोध किया, लेकिन इंडिया की जो मेंबरशिप है सिर्फ 2.7% की है, तो इंडिया की चलती नहीं। अमेरिका कहेगा मैं बैंक मेरा है, मैं हाँ करूंगा तो मिलेगा। तो यहाँ पे बाइसेस आती हैं, ये मेरा जोड़ीदार है, मैं इसको लोन दूंगा, मैं इसको फेवर करूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये दिक्कतें हैं उसके अंदर कोई। अब एक फिगर और आता है, यहाँ पे इंडिया को काफी फेवर मिलता है। दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं? अमेरिका को नोन एडवांटेज इसलिए मिलता है कि उसके पास डॉलर है, उसका अपना डॉलर है, तो जितना मर्जी पैसा आया आईएमएफ के अंदर, वर्ल्ड बैंक में छोंक सकता है। जापान को ये है कि जापान के जो ज्यादा करके जो लोन आते हैं वो डॉलर में नहीं आते, येन में आते हैं। एडीबी के लोन्स येन में आते हैं अधिकतर जो आते हैं, क्योंकि वो उसको कंट्रोल करता है, तो येन के अंदर लोन देता है वो। चाइना के लोन अभी तक युआन में भी है, डॉलर में भी है, दोनों के हैं। तो चाइना के पास करीब करीब $3200 बिलियन का भंडार है डॉलर में। जापान का फॉरेन करेंसी का भंडार $1200 बिलियन है। तीसरे नंबर पे दुनिया में स्विट्जरलैंड है, $822 बिलियन का भंडार है। इंडिया चौथे नंबर पे है, दुनिया में $680 बिलियन का भंडार है। और शायद यही आईएमएफ को पसंद नहीं आता, यार इंडिया मेरे हाथ से, मेरे शिकंजे से निकल गया। मेरा जो ऑक्टोपस का शिकंजा है उससे बाहर कैसे हो गया यार? ये तो भीख मांगता था आज से 30-40 साल पहले, मेरे आगे कटोरा लेके खड़ा रहता था, इसका कटोरा बंद हो गया यार, क्योंकि इसके पास इतना आ गया है। क्योंकि आईएमएफ तो एक एक बिलियन डॉलर के लिए आपको रुला देता है, खून पे आंसू रुलाता है, कंडीशंस लगाता है। लेकिन अब देखता है यार इंडिया के पास तो $680 बिलियन है यार, $100 बिलियन का तो सिर्फ गोल्ड है इसके पास। नहीं यार, इसको कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है यार, कोई तो अमीर बनेगा ना। तो इंडिया से वो इसलिए चिढ़ता है, और वर्ल्ड बैंक भी चिढ़ता है, क्योंकि इतना सारा पैसा हो के इंडिया उन कंडीशंस को नहीं मानता वर्ल्ड बैंक की, जो बहुत स्टिफ कंडीशन होती है कि मैं तुमको पैसा दूंगा किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं तुम ये करो वो करो, इंडिया नहीं मानता। तो फिर वर्ल्ड बैंक कहता है ठीक है यार, मैं पैसा तेरे को देता हूं, क्योंकि उनको भरोसा है ना, कहीं से तो पैसा देके इंटरेस्ट पे वापस भी तो आए, तो वो इंडिया से आ जाता है। तो ये सारा चक्कर है। इसके अलावा आज के आजकल के इन हालातों को देखा जाए, साहूकारों, इंडिया को क्या करना चाहिए? अगर इस दुनिया पे रूल करना है, तो रूल कौन करता है? क्या जिसकी जो इकोनॉमिक पावर है या मिलिट्री पावर है वो रूल करते हैं? नहीं, नहीं।
इसके अलावा इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर होने के नाते आपके पास एक और पावर होनी चाहिए जिसका नाम है बैंकिंग पावर। जी हाँ, आज जापान के पास बैंकिंग पावर है तो एडीबी है उसका। चाइना के पास बैंकिंग पावर है, मिलिट्री पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है तो एआईआई भी है उसका। अमेरिका के पास तो दुनिया के 2 सरताज हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है। लेकिन वो भी सिर्फ साढ़े 17% के एवरेज पे भाई। इसका मतलब है कि अगर साढ़े 900 बिलियन डॉलर का आईएमएफ का कैपिटल है, टोटल मिला के जो एक्यूमुलेशन है आपका, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? मुश्किल 150 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर। लेकिन उस 100-150 बिलियन डॉलर के अंदर वो पूरी दुनिया को गुलाम बना के रखता है। पूरी दुनिया को आईएमएफ जो है पूरी दुनिया को गुलाम बनाता है साहब। अगर आपके पास एक बैंक ऐसा हो और आपका कंट्रीब्यूशन उसमें सिर्फ 50 बिलियन डॉलर हो कैपिटल के अंदर और 100 बिलियन डॉलर की कैपिटल हो, आप पूरी दुनिया को घुमा सकते हो साहब। आज आप कई बार कहते हो ना कि युद्ध हुआ तो इंडिया के साथ कौन खड़ा था? आप लोन देना शुरू करो, दुनिया आपके कदमों पे होगी। सब आपके साथ खड़े होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो हर टाइम हाथ पे कटोरा लेके खड़े रहते हैं। उन्हें कोई भी नया सोर्स न जाए, सर पैसे दे दो, सर पैसे दे दो। फिर आप कंडीशंस लगा सकते हो वहां पे। दिस इज हाउ यू रूल द वर्ल्ड। भारत को क्या करना चाहिए? उत्तर तो आपको मिल गया होगा अब तक कि भारत को क्या करना चाहिए। कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जी हाँ, इंडिया अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जापान को पीछे छोड़ दिया है। आईएमएफ ने भी अप्रूव कर दिया उसको, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इंडिया क्रॉस किया उसको जीडीपी में। तो इंडिया इज अराउंड नाउ 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? आंसर तो आपके पास आ गया ना, कि इंडिया को भी एक ऐसा ही अपना बैंक फ्लोट करना चाहिए जिसमें करीब करीब जिसकी कैपिटल 100 बिलियन डॉलर हो। स्टार्टिंग में 50 बिलियन डॉलर से कैपिटल से स्टार्ट करो और फिर 2-3 साल 4 साल में उसको ले जाओ 100 बिलियन डॉलर की कैपिटल के ऊपर। और फिर बैंक के अंदर अपने लोगों को मेंबर बनाओ, सारे लोग आएंगे साहब, भाग भाग के आएंगे। और उसमें अपना शेयर होल्डिंग 30 से 50% रखो शुरुआत में। जैसे चाइना ने 30% एआईआईबी में रखा है, तो उसके हाथ में वो सारी वो वोटिंग परसेंटेज है ना, कि मैं डिसाइड करूंगा किसको देना है, किसको नहीं देना है लोन। और क्या इंडिया एक साल के अंदर 20 से 30 बिलियन डॉलर और दूसरे साल में 20 से 30 बिलियन डॉलर डाल सकता है? बहुत आराम से, बहुत आराम से। आप अगर कहो कि 1 लाख करोड़ के अंदर कितने पैसे होते हैं? 12 बिलियन डॉलर होते हैं। और अगर हमको 2 लाख करोड़ डालने हो तो मुश्किल से 25 बिलियन डॉलर। हमारा तो आरबीआई का डिविडेंड ही कम से कम नहीं तो 30-35 बिलियन डॉलर का अभी जो दिया है, अभी तो 2,70,000 करोड़ का है। तो मनी की तो शॉर्टेज है नहीं इंडिया के पास। 680 बिलियन डॉलर का भंडार पड़ा है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का। 100 बिलियन डॉलर का गोल्ड पड़ा है, तो आपकी तो बैकिंग बहुत सारी है। आपको आपको करने की जरूरत क्या है? आप 30 से 50% की शेयर होल्डिंग का एक बैंक खोलिए। सिंपल सा है, सॉल्यूशन है। यहां सॉल्यूशन दिया मैंने। Float an industrial bank for nations as member and project assistance or balance of payment with 30 to 50% shareholding like China did with AIB. It can easily invest. India can easily invest 10 to 20 billion dollar every year to rule the world. और 2-3 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, लेकिन दुनिया पे रूल करते जाओगे, क्योंकि फिर पैसा वापस भी आना शुरू हो जाएगा ना आपके पास इंटरेस्ट के रूप में। हालांकि यह इंटरेस्ट छोटा होता है पर बड़ा नहीं होता है, बट स्टिल इट कम्स इन लॉट। तो आंसर क्या है? अब तो बड़ा सिंपल है। आंसर क्या है इसका? फ्लोट बैंक। किस टाइप का? वर्ल्ड बैंक टाइप का, आईएमएफ टाइप का। लेकिन इंडिया को हमेशा दो किस्म का बैंक लाना चाहिए। एक वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, और एक जो प्रोजेक्ट बेस्ड है। वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आईएमएफ टाइप का एक बैंक होता है, उससे कम आप लोगों की मदद भी कर सकते हो और उन लोगों को एहसास दिला सकते हो कि जब क्राइसिस का टाइम हो तो किसके साथ खड़ा होना है। आप उनको मजबूर कर सकते हो आगे। ये हमारी जो पेशकश थी थोड़ी अलग किस्म की आज की पेशकश थी। उम्मीद है आपको पसंद आई है। इस किस्म की डिटेल पेशकश आपको सोशल मीडिया में कहीं नहीं मिलेगी। हम ये चाहेंगे कि भारत इस ढंग से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी लोगों को सब्जुगेट करते हैं, गुलाम बनाते हैं, और खास तौर से आईएमएफ तो गुलाम बनाता ही है। वो सबसे बड़ा साहूकार है।
और सबसे बड़ा साहूकार अमेरिका है। तो आप कम से कम एक अच्छे तरीके से एक ऐसा बैंक ला सकते हैं, जिससे आप मदद तो करेंगे लेकिन साहूकार नहीं बनेंगे। इससे क्या होगा कि जो आईएमएफ का जो ऑक्टोपस का जो पंजा है ना, वो थोड़ा कमज़ोर होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि आईएमएफ टाइप का एक बैंक इंडिया खोल दे। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, वो कभी नहीं चाहेगा। इवन जापान भी नहीं चाहेगा कि या चाइना भी नहीं चाहेगा कि इंडिया ऐसा बैंक खोल दे जिसमें उसकी मेजॉरिटी हो। पर आज की डेट में इंडिया कर सकता है। इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व भी है, कहते हैं मौका है, दस्तूर भी है, वक़्त है, यही कि यहां से कुछ बड़ा करने का। यहीं से फिर आपका राज शुरू होगा साहब, क्योंकि मनी लेंडर फिर आप होगे ना। आप अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अलग रखिए और देखिए आप 10 साल के अंदर कैसे दुनिया पे राज करते हैं। यही एक तरीका है। जो आप मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर के थ्रू राज नहीं कर पाओगे ना, इस बैंकिंग पावर के थ्रू राज कर पाओगे, क्योंकि यहीं से आप साहूकार बनते हो। लेकिन साहूकार अच्छा भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बुद्ध के देश का साहूकार होगा, जो दुनिया के लिए आइडियल भी होगा और खून भी नहीं चूसेगा और गुलाम भी नहीं बनाएगा। कंडीशंस जरूर लगाएगा टफ, क्योंकि कंडीशन नहीं लगाओगे तो लोग पैसा लेके भाग जाएंगे। लेकिन देश भाग नहीं सकते, भाग के जाएंगे कहां? अल्टीमेटली वापस लौट के आना पड़ेगा आपको। क्योंकि आज अगर आपने एआईबी के साथ छल किया, तो एडीबी आपको लोन नहीं देगी। एडीबी लोन एडीबी के साथ छल किया, तो आईएमएफ लोन नहीं देगा। ये भी अंडरस्टैंडिंग है आपस में इनकी। साहूकार साहूकार दोस्त होते हैं सारे। आपने वर्ल्ड बैंक के साथ छल छल किया, तो आपको इंडिया का बैंक लोन नहीं देगा। तो यहां पर अगर कोई कंट्री छल करता है और लोन नहीं देता है, तो मर जाता है। क्योंकि फिर वो क्या कहते हैं, क्रेडिट रेटिंग आपकी जीरो हो जाती है। जब क्रेडिट रेटिंग जीरो जीरो हो जाती है, तो फिर आपके पास पैरों में झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। उम्मीद है आपको ये यूनिक प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। वक्त आ गया है कि इंडिया अपना एक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ टाइप का बैंक खोले और वो करे जिसकी जरूरत बहुत टाइम से हमें महसूस हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट पर भी दिए हैं। अगर आप छोटी छोटी मदद भी करेंगे, तो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स को लाने में आप हमारे बड़े मददगार साबित होंगे। धन्यवाद आप सबका।